Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we discussed uh, answers to different questions. What is econometrics? Econometrics is actually the measurement of variables identified by economic theory or financial theory or some very strong observation or some propositions identified from the literature. इसी तरह हमने डिस्कस किया कि डेटाबेसेस क्या हैं। ये सिर्फ हमने 8-9 जो है वो डेटाबेस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेसेस, डाटा बैंक्स हैं जहां से आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। और आजकल मैनी ऑफ द वेबसाइट्स प्रोवाइड डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाई डू वी स्टडी econometrics as a separate discipline। फिर हमने मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें हम थ्योरी से ऑनवर्ड, पहले थ्योरी, फिर उसका मैथमेटिकल मॉडल, फिर इकोनोमेट्रिक मॉडल, उसके बाद डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन, उसके बाद फिर उसकी एस्टिमेशन, और फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फोरकास्टिंग वगैरह, और फिर उसकी बेस पे हम कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं। दिस वाज ऑल इन द प्रीवियस डिस्कशन। Then this part of discussion we will be focusing on one example from finance, modern portfolio theory। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? The objective is to maximize expected return subject to given risk। और वो रिस्क क्या है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में? इसके ऊपर थ्योरीज हैं। जो सबसे पहली थ्योरी है उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी is strongly associated with the expected return from the market। तो इन दो के दरमियान, यानी जो इसमें एक ही रिस्क इंडिकेटर है, और वो क्या है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको बीटा के नाम से कहा जाता है। नोटोरियस कोवेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न। ये इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं बीटा। लेकिन हम जब हिस्टोरिकल डेटा हो तो फिर एक लॉन्ग सीरीज से इसके कई तरीके हैं जिससे हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को एस्टिमेट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि थ्योरी क्या थी, और उसके मुताबिक फिर हमने उन वेरिएबल्स को ऑर्गेनाइज करके ये एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। थ्योरी के बाद हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया, जिसमें RF जो है रिस्क फ्री रेट, जो कि टी बिल रेट होता है जनरली, लेकिन इसकी कई प्रॉक्सी यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कॉल रेट इसमें इसकी जगह यूज हो सकता है। कुछ स्टडीज में इसमें इंटरबैंक ऑफर रेट भी यूज होता है। तो प्रॉक्सी के तौर पर तो कई वेरिएबल जो है रिस्क फ्री के तौर पर यूज हो सकते हैं। इसके अलावा फिर इस तरह से हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं, अच्छा इसमें ये देखें, इसमें माइनस प्लस ये ऐड किया गया है, RF माइनस RF। तो बेसिक रिलेशनशिप जो था वो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट इंडेक्स, तो इसके दरमियान था। लेकिन ये हमने RF माइनस RF करके इसको इक्वेशन को बैलेंस किया, और फिर इसको हमने यहाँ पे इसको ये देखें एक्सपेक्टेड रिटर्न, और फिर इसको हमने ये जब हमने इस मैथमेटिकल मॉडल को जब हमने ये इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट किया, तो हमने उन फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया। ये म्यू जो है ये उन फैक्टर्स को कवर कर रहा है जो या क्वांटिफाइबल है या क्वांटिफाइबल नहीं है, बट देयर डिफिकल्ट है उनकी क्वांटिफिकेशन। दे आर स्टोकेस्टिक इन नेचर, ऐसे वेरिएबल जैसे इंफॉर्मेशन है, या मार्केट में जो बिहेवियर है मार्केट का ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, वो हमारे रीजनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द नेबर्स हो सकता है, वो कोई भी रीजन हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई रूमर्स हो सकती हैं, अच्छी बुरी, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, या कहीं से भी जिसका ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ हो, या गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने जा रही हो रिगार्डिंग फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट, रीअलाइनमेंट, रीएडजस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट, या कोई भी एक्सचेंज रेट वगैरह का, तो उसका स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को दे आर वेरी मच देयर। तो हम मैथमेटिशियन शायद इसको इंक्लूड ना करें, लेकिन
इकोनोमेट्रिशियन जो है इसको इंक्लूड करते हैं, बिकॉज दीज फैक्टर्स, दीज इंफॉर्मेशन सोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम इसको इंक्लूड करके अपना मॉडल कंप्लीट कर देते हैं, विच इज नोन एज इकोनोमेट्रिक मॉडल। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, इसको हम रीएडजस्ट भी करें तो ये इसमें अल्फा तो कहीं भी नहीं आएगा, ये नहीं है। तो फिर हम क्यों डालते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल? जब भी बनाते हैं तो उसमें विद इंटरसेप्ट या विदाउट इंटरसेप्ट, तो इसको इंटरसेप्ट के तौर पे हम डालते हैं ताकि हमारी जो रैंडमनेस जो है वो रैंडमनेस जो है वो जेन्युइननेस उसकी इंश्योर करें। नंबर 2, अनबायस्ड रिजल्ट्स जो है वो हमें मिले। तो इसलिए हम इंटरसेप्ट के साथ ही इसको एस्टिमेट करते हैं। फिर जब हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और ये जब एस्टिमेशन इस मॉडल की होती है उसके लिए डाटा हम मार्केट से इकट्ठा करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन के बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो आपको पता है, जब हम कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल, इनफैक्ट इट इज द एस्टिमेशन ऑफ द अल्फा बीटा कोएफिशिएंट्स। तो जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं, आर दीज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, द अंडरलाइंग थ्योरी, जिसको हम फॉलो करके अपना मॉडल एस्टिमेट कर रहे हैं, या इससे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट एफिशिएंसी पे जाएं तो ये बीटा जो है इट इज इक्वल टू 1, यानी अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इट कंप्लीटली कैच अप विद द मार्केट रिटर्न, तो ये फिर बीटा जो है इट शुड अप्रोच 1। तो थ्योरेटिकली ये 1 होता है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि क्या एक्चुअली भी जो एस्टिमेट हमने किया है वो 1 है, या इससे ग्रेटर है, या लेस है, या क्या है। आपको पता है कि व्हेन बीटा कम्स आउट टू बी एक्चुअली ग्रेटर देन 1, तो फिर हम कहते हैं कि द स्टॉक इज रिस्कियर देन द मार्केट, और अगर ये लेस देन 1 है तो फिर उसका अपोजिट। तो इसी तरह ये बीटा की हो गई। इसी तरह अल्फा के बारे में, सिंस इन द थ्योरी अल्फा वाज नॉट पार्ट ऑफ द थ्योरी, जो थ्योरी की बेस पे हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई उसमें नहीं थी, तो इसलिए हम इसको भी हम स्टैटिस्टिकली चेक करते हैं। यानी नल हाइपोथेसिस हमारा इसके अल्फा के बारे में क्या, क्योंकि ये एक्चुअल मॉडल का हिस्सा नहीं है, तो इसका नल हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसकी क्या बनेगी कि अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आप समझ लें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या अल्फा बीटा की जो थ्योरेटिकल स्टैंडिंग है वो यहाँ टेस्ट होके प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके मुताबिक अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 1, तो इस तरह से हम उसके ऊपर फिर टी स्टैट से टी टेस्ट लगा के हम चेक करते हैं, जिसको हमने आगे जाके ये प्रैक्टिकली करके भी देखना है। यहाँ तो एक समझाने वाली बात है, तो इसलिए हमने ये एग्जांपल डिस्कस की। तो उसके बाद फिर इसकी बेस पे हम एक एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हाउ फार दिस इंडिविजुअल स्टॉक इज रिस्कियर देन द मार्केट, या रिस्कियर देन द अदर कंपेटिटर्स या अदर कंपीटिंग स्टॉक्स, या किस तरह से, ये से सारी डिस्कशन होती है। अब इस कोर्स को क्योंकि हम आगे लेके चलेंगे, तो इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन में, तो बेसिकली हम जो कोर्स कंटेंट्स हैं, बेसिकली दे विल बी द कंटेंट्स कवर्ड इन दीज बुक्स। इसमें एक ही राइटर की ये 2 बुक्स हैं। नंबर 1 पे जो है वो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के टाइटल के साथ है, एंड नंबर 2 जो है जिसमें सेम ऑथर विद द अदर ऑथर्स, सेम ऑथर गुजराती, पहली में ये दूसरों के साथ भी है और दूसरे में इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल। फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल है इन द सेंस बिकॉज इट डिस्कसेस मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम फाइनेंस। तो वैसे तो ये दामोदर गुजराती जो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है इसमें भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो मल्टीपल डिसिप्लिन से हैं, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की एग्जांपल्स काफी हैं। इसके अलावा भी फिर हम साथ साथ जैसे जैसे कोर्स चलेगा बाकी भी सोर्सेज डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तो अभी तक हमने ये एग्जांपल डिस्कस की, कीपिंग इन व्यू आंसर्स टू द क्वेश्चन व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर, और यहाँ तक हमने ये बताया कि इकोनोमेट्रिक्स मेथोडोलॉजी बेसिकली है क्या, हम इकोनोमेट्रिक्स में करते क्या हैं। तो नेक्स्ट में फिर हम कोरिलेशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं।